स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उनमें से जो लास्ट लेक्चर था, हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कितना है। शायद आपको याद होगा, हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। उसी के ही आगे बढ़े तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि दो तरीके से बॉन्डिंग होती है, एक होती है आयनिक, दूसरी कोवेलेंट। उसी के ही आगे हम थोड़ा और बढ़े तो पढ़े कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग कैसी होती है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर उसमें दूसरा पार्ट था कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपके दो पार्ट हमें पढ़ने हैं, एक है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा है मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ओएमसी। ठीक है, उनमें से हम लोगों ने सिग्मा वाला पढ़ लिया था और मल्टीपल वाला पढ़ना था। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है कि जो हम कोवेलेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, देखिए कि आयनिक वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, कोवेलेंट वाला है। साथ ही साथ में आपको ये बताए थे, कुछ लिगेंड्स के नाम बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी स्ट्रक्चर, उनका कैसे डिटर्मिनेशन है, जियोमेट्री वगैरह सब इंपॉर्टेंट होता है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। वो तो हमने पढ़ लिया सिग्मा में, वो कंप्लीट भी हो गई थी। लेकिन अब पढ़ना है कि वहां पर कौन सी ऐसी फैक्टर होंगे जो उसकी स्टेबिलिटी को गवर्न करने होंगे। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो उसको अनस्टेबल बना रहे होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे, इनहेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो उसकी फैक्टर स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर काइनेटिक इनस्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। याद रखिएगा, यहाँ पे काइनेटिक इनस्टेबिलिटी का क्या मतलब है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक कंक्लूजन वाला पेज दिया था, अगर आप वो पढ़ लिए होंगे तो आपका 2-3 लेक्चर का उसी में कवर हो जाएगा। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, दो वर्ड में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। स्टेबल होने का मतलब है लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, और रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, वो अनस्टेबल होगा तभी रिएक्ट करेगा। 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। तो यहां पे क्या बात हो रही है, काइनेटिक इनस्टेबिलिटी। तो अब आप खुद बताइए इसका मतलब क्या है। काइनेटिक इनस्टेबिलिटी का मतलब है कि उसकी रिएक्टिविटी को कौन कौन गवर्न करना है या कौन कौन से फैक्टर हैं, वो हमें पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर आर लिस्टेड बिलो। जो कुछ पॉइंट हैं मेनली जो आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें से सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्टिव स्पीसीज ड्यू टू एमसी बॉन्ड क्लीवेज। एमसी बॉन्ड क्लीवेज क्या है, हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक्स डील कर रहे हैं, तो एक तरफ मेटल होगा, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप होगा। ऑर्गेनिक ग्रुप में भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन होना चाहिए जो कि मेटल से डायरेक्टली लिंक होना चाहिए, तभी वो एमसी होगा। अब हमारा एम और सी बॉन्ड जो है, इसकी क्लीवेज जो है वो डिफाइन करेगी कि हमें कैसा बॉन्ड, हमको कैसे स्टेबिलिटी। अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करने के बाद कोई बहुत रिएक्टिव स्पीसीज बन रही है या एनर्जी लूज बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब इन्वायरमेंट में एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, तो ये क्या करेगा, तुरंत ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई एनर्जी रिलीज करता है कोई बॉन्ड, तो क्या होता है, स्टेबल होता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी लूज करके रिलीज करके एनवायरमेंट में कैसे स्टेबल होता है, वही यहां पे देखना। सबसे पहले है एमसी बॉन्ड इन ए ट्रांजिशन मेटल, द क्लीवेज ऑफ एमसी बॉन्ड इन ए ट्रांजिशन मेटल एल्काइल, मतलब MCH3C2H5 इस तरह की, प्रोवाइड एन रिएक्टिव रेडिकल्स। रिएक्टिव रेडिकल कहने का मतलब क्या है कि हमारा एमसी बॉन्ड होगा, अगर वो क्लीवेज होगा तो किसमें होगा, एम रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल। अगर ये हमारा MCH3 ही है, इसको पूरा CH3 कंसीडर कर लेते हैं, MCH3 की दोनों रेडिकल होगा। अब होगा क्या, द रिएक्टिव स्पीसीज कैन कंबाइन, ये हमारी कंबाइन करेंगी आइदर ईच अदर, या तो एक दूसरे से ही कंबाइन करेंगी या तो सॉल्वेंट की। अगर मान लीजिए ये कोई भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस है, वो किसी भी तरीके से इथेनॉल, मिथेनॉल, कार्बन टेट्रा, मतलब किसी भी तरह का सॉल्वेंट मौजूद है, या तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे। आपस में याद रखिएगा, आपस में कहने का मतलब ये आपस में रिएक्शन नहीं
नहीं करेंगे कि ये इधर से कर ले, ये अगर इधर से, अगर इसको यही रिएक्शन करनी होती तो ये टूटता क्यों? ये बताइए, अगर आपको मार्केट जाना है सामान लेने, वहां से जाके ऐसे ही लौट आएंगे तो आप क्यों जाएंगे वहां पे? अरे एटलीस्ट आप जाएंगे तो वहां पे सामान खरीदेंगे। तो सिमिलरली वही चीज यहाँ पे है, अगर इनको आपस में ही रिएक्शन करनी हो तो ये क्यों टूटेंगे? उसको यहाँ पे जो लाइन लिखा है उसका क्या कहने का मतलब है कि मेटल मेटल से रिएक्ट करेगा और CH3 वाले से रिएक्ट करेगा। यहां पर अगर आप रिजल्टेंट स्पीसीज देखेंगे तो M टाइप का कुछ बनेगा, प्लस साथ ही में CH3 मतलब आपका एल्केन कोई बन रहा होगा। यहां पे एल्केन क्यों बनना है? क्योंकि यहां पे मिथाइल था तो इसलिए मीथेन ईथेन बन जाएगा। ये है सिंपली, ये हमारा बन गया। अब इसी में क्या कह रहा है, स्पीसीज कैन कंबाइन ईदर विद ईच अदर और सॉल्वेंट एंड चेन रिएक्शन होगा। चेन रिएक्शन कौन सी होती है? जहां पे रेडिकल एक दूसरे से बनते जाते हैं, मतलब रेडिकल बना और वो एक दूसरे से लिंक होते जाते हैं, उसी को कहते हैं रेडिकल चेन रिएक्शन। रेडिकल मैकेनिज्म जब आज पढ़ने जाते हैं वहां पे बेसिक 3 हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है इनिशिएशन स्टेप, जो कि ये है इनिशिएशन स्टेप। दूसरा होता है इलोंगेशन स्टेप, कि यही फर्दर रिपीट होते खूब लंबी सारी चेन बना देता है। और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। जैसे इनिशिएट होता है उसी तरह कुछ भी शुरू हुआ है तो वो टर्मिनेट भी होगा। हम लोगों ने लाइफ में, हमारी लोगों की लाइफ में हम लोगों ने जन्म लिया है तो आज नहीं तो कल मरना है, ये तो सत्य है। उसी तरीके से जो चीज इनिशिएट हुई है तो वो खत्म भी होगी। तो इनिशिएट होगी, फिर प्रोपगेट होगी। हमारी लाइफ की ही तरह 3 फेज होते हैं, हम बर्थ करते हैं, फिर हमारा एक लाइफ स्पैन होता है जो एक डेथ और बॉर्न के बीच का एक लाइफ साइकिल होता है, उसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो बर्थ, फिर पूरी लाइफ स्पैन, फिर डेथ। तो इनिशिएशन, फिर प्रोपगेशन, फिर टर्मिनेशन, यही होती है रेडिकल मैकेनिज्म। तो वही बता रहा है कि वो किसी न किसी से रिएक्ट करके या तो खुद से रिएक्ट करेगा या सॉल्वेंट से बनने के बाद हमें कुछ स्पीसीज देगा, वो इस टाइप की होगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यहां पे जब आपस में रिएक्ट करेगा या किसी सॉल्वेंट से करेगा तो रिएक्शन किस टाइप की होगी? एक्सोथर्मिक। मैंने बच्चों आपको बताया था कि कभी भी कहीं एनर्जी रिलीज हो रही हो, दैट मीन्स जहां से रिलीज हो रही है तो इन्वायरमेंट में जा रही है, इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं। मेरे पास से जा रही तो मेरे पास तो एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब मैं कैसा हो रहा हूं, मेरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मैं एकदम स्टेबल टाइप का एकदम ऐसे पड़ा रहूंगा और कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। वही चीज, और दुनिया में हर चीज यही होना चाहता है, हर चीज स्टेबल होनी चाहती है। उसी तरीके से जैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती, जो इन्वायरमेंट में एनर्जी रिलीज करती है, मतलब जिनकी रिएक्शन होने से इन्वायरमेंट में एनर्जी रिलीज हो। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती जिनको एनर्जी देनी पड़े, उन रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़े, वो एंडोथर्मिक होती हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती जिनके होने पे इन्वायरमेंट में एनर्जी और रिलीज हो, तो वो एक्सोथर्मिक होती हैं। और एनर्जी रिलीज होगी तो हमारे पास एनर्जी कम होगी, और जैसे ही एनर्जी कम होगी तो मैं लेथार्जिक टाइप का बिल्कुल एकदम आराम से चिल बढ़िया स्टेबल फॉर्म में पड़ा रहूंगा। तो वही चीज होती है, यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन हो जाती है, इसलिए इनकी ब्रेकिंग होती है। इन कंट्रास्ट अदर मेटल लिगेंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग MOH, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? द मेटल लिंक्ड विद एन कार्बन, एटलीस्ट 1 कार्बन फॉर्मिंग स्पीसीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मतलब OMC में क्या होता है, मेटल और 1 कार्बन होना जरूरी है। लेकिन OMC के अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जहां पे मेटल के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन इस तरह के ग्रुप होते हैं, वो इस तरह की चीज नहीं दिखाते। वो क्या होता है, वहां पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो क्लीव होने के बाद क्या होता है, प्रोवाइड लेस रिएक्टिव स्पीसीज। रेडिकल जो होते हैं, आज मैं बता दे रहा हूं, रेडिकल जो होते हैं इनके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव होता है। अगर आपने जो है बहुत ज्यादा मूवीज में डायलॉग सुना होगा कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो पाने के लिए सारी दुनिया होती है, वही इसके पास भी है। रेडिकल जो होते हैं बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे डेंजरस नहीं कहता वो आदमी बहुत डेंजरस है, बात ना करना, उसी तरीके ये कहीं ना कहीं कुछ भी रिएक्शन करा देता है। रेडिकल की, जब आप अभी रेडिकल का मैं पढ़ाऊंगा तो देखिएगा, रेडिकल की जो मैकेनिज्म होती, मतलब उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। अगर जब रिएक्शन होने लगती है तो वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होती, बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आती हैं। और कोई भी रिएक्शन है, हमें जो प्रोडक्ट बनाना हम वही बनाते हैं, लेकिन रेडिकल की खासियत क्या है, बनाना हमें CH3 है तो बनेगा CH3 ये, लेकिन 100% में 15-20% बनेगा, 30%, 40%, 50%। उसके अलावा बचे 50% में
कहो ईथेन बन जाए, कहो प्रोपेन बन जाए, कहो कुछ भी, मतलब कुछ भी बन सकता है। वो होता है हाईली अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं। लेकिन जब रेडिकल नहीं बनेगा, अब आप खुद बताइए, M यहां पर मैं लिखता हूं M और H2O, H2O को ऑक्सीजन से लिंकिंग है इधर, और ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ये जैसे ही निकलेगा तो स्पीसीज क्या बनेगी, M पॉजिटिव प्लस H2O न्यूट्रल, इसके पास खुद का लोन पेयर। वाटर रिएक्टिव होता है, लोन पेयर है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसका नाम ही है नॉन बॉन्डेड, सिंपल पड़ी होती, किसी से भी रिएक्ट करती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बहुत लेस रिएक्टिव होती है। ये जो रेडिकल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम रिएक्टिव होती है। इसलिए यहां पे ये बताया गया है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से और मेटल जो भी हमारा मेटल, यहां पे लिख लीजिएगा, मेटल और CH3 ग्रुप है, ये तुरंत ब्रेक होकर एक इस तरह की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, ये एक रीजन है इफेक्ट होने का। सेकंड रीजन हम लोग अभी डील करते हैं, क्लीवेज प्रोडक्ट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मतलब बात वही है जो हमने पीछे पढ़ी, बिल्कुल सिमिलर चीज है, वही उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है। देखिए, वही बताया गया है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, पॉइंट्स में डिसाइड किया गया है। क्लीवेज प्रोडक्ट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्लीवेज हुआ, यहां पे मैंने बताया कि क्लीवेज होता क्यों बनता है, ये सब सारे डेरिवेटिव बनाने के लिए। और ये अब ये कह रहा है, वो कह रहा है कि टूटता ही क्यों है, उसका रीजन है कि जो बनने वाली स्पीसीज है वो स्टेबल हो। बनने वाली क्लीवेज ऑफ ए मेटल कार्बन बॉन्ड इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिजल्ट इन ए रिएक्टिव स्पीसीज। रिएक्टिव स्पीसीज कौन सी, याद करिए, पीछे बताया, रेडिकल्स विच कंबाइन अमंग देमसेल्फ। मतलब CH3 और CH3, ये नहीं कि मेटल और CH3 दोबारा जोड़ दीजिए, नहीं, CH3 या CH3 है, जो सॉल्वेंट उसमें पड़ा है, अल्कोहल है, कुछ भी है, तो CH3 उससे लिंक होगा, तो देमसेल्फ एंड फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा सच एज CC। मतलब अगर CH3 है, CH3 से खुद से बना लिया, तो कैसा बनाया, वो उसने अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, एल्केन बना लिया, जैसे मैंने प्रीवियस पेज पे बनाया है, ये रहा, यहां पर भी बनाया है, CH3R और R ग्रुप जुड़ गए, मतलब कार्बन कार्बन। और CO कैसे हो गया, मतलब मान लो हमारा अल्कोहल प्रेजेंट हो और CH3 हो, तो ऑक्सीजन और हमारा कार्बन जुड़ेगा, तो वहां पे CO का केस आ गया। CN कहां गया, अमोनिया पड़ा है, तो वहां पे सिंपल वो डिपेंड करेगा किस टाइप की हमने स्पीसीज ली है, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी हो रही है, ये डिटरमाइन करेगी स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड्स। मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहने का मतलब है ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि बनने वाली स्पीसीज, टूटने वाली स्पीसीज टूट क्यों रही है, रीजन ये है कि जो बनने वाली स्पीसीज है वो सर बहुत स्टेबल है, वो स्टेबल है। और आपको पता है दुनिया की कोई भी रिएक्शन होती किस लिए है, एनर्जी डाउन करने के लिए और स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल है तो उधर जा ही रही है, सिंपल सी चीज है। यही बेस होता है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। सोडियम इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है, क्योंकि उसको लेने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो भी स्टेबल है। मतलब सारी चीज स्टेबिलिटी की तरफ है। तो जब बनने वाली चीज स्टेबल है तो ये तो टूटेगी ही, इसका मतलब ये अनस्टेबल रहा होगा इसके कंपैरिजन में, तो इधर रिएक्शन मूव करेगी। वही चीज बताई गई है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कि वहां पे सॉल्वेंट है कि नहीं। अगर सॉल्वेंट है ही नहीं तो ये कुछ नहीं बनेगा, CC आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे। लेकिन अल्कोहल कुछ प्रेजेंट है तो C और ऑक्सीजन बन गया। अल्कोहल नहीं, अमोनिया टाइप की अमोनिएटेड सोल्यूशन है तो AN बन गया। हेलोजन टाइप का है तो ये सब बन जाएगा। जैसे ब्रोमीन होता, ब्रोमीन का ब्रोमीन वाटर होता, उसमें रिएक्शन हो रही होती है तो CX टाइप का कुछ बन जाता है। वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किस टाइप के सॉल्वेंट्स में लिए गए हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज ऑलवेज accompanied with a release of energy and consequently thermodynamically favored। क्यों thermodynamically favored है, क्योंकि आप फिर वही चीज है कि जब वो स्टेबल बन रहा है तो thermodynamically भी फेवर होगा। thermodynamically फेवर मतलब कि जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा बन रही है, ये जब स्टेबल है तो इसका मतलब thermodynamically फेवर्ड भी है, थर्मोडायनेमिक फेवर इधर करेगी। फिर द क्लीवेज ऑफ MC बॉन्ड फॉर एग्जांपल, उसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। क्लीव करोगे तो M डेरिवेटिव और R और हीट, ये जो हीट निकल रही है ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट
कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है एनर्जी रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में तो खुद की कम करेगा, और खुद की कम करेगा तो कैसा होगा, और स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के लिए तो रिएक्शन होती है, तो इसलिए रिएक्शन टूट रही, मतलब हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टूट रहा है, ये रीजन है। अब बात आती है कि कैसे टूटेगा। सबसे पहले एमआर बॉन्ड है वो रेडिकल में, जैसे पीछे दिखाया था, ये देखिए ऐसे ही टूटा रेडिकल में। फिर क्या करता है, एम डेरिवेटिव, एम मतलब या तो मेटल मेटल ही बना लेगा, या मेटल सॉल्वेंट के साथ बना लेगा, कुछ भी है, मेटल डेरिवेटिव बना लिया। अब आर ग्रुप, कोई सॉल्वेंट यहां मैंने नहीं लिया है, तो आर ग्रुप खुद से ही, ये देखिए रेडिकल को है, ध्यान से देखिएगा, रेडिकल जब रिएक्ट करते हैं, जब हम कोई रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे अगर इसकी दिखाते हैं तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये एरो, इसे कहते हैं कंप्लीट एरो मैकेनिज्म, ये फुल एरो होता है। लेकिन जब रेडिकल के लिए बनाते हैं तो इसके लिए हम लोग हाफ एरो बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आधा एरो मैंने बनाया था, ये आधा एरो बनाया है, कुछ ऐसे बनाया जाता है। और जब कब कंप्लीट मैकेनिज्म होती है तो उसमें हम लोग ऐसे बनाते हैं, फुल एरो, ठीक है। रेडिकल के केस में एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंट दिखाना होता है, तो इट रिप्रेजेंट, हाफ एरो रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ रेडिकल्स, और कंप्लीट एरो रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा चीज है, बस ये हमारा था। चलिए आपको मैं बता देता हूं कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए फुल रिकॉर्डेड सेमेस्टर, आपकी जो भी लेक्चर ले रहे हैं, साथ ही साथ ये तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने सेमेस्टर के लिए आप अगर कुछ भी कंटेंट चाहते हैं एक कंसाइज वे में और एक बहुत ही डिटेल्ड वे में, और इन द सेंस बहुत ही पैटर्न वाइज, बिल्कुल सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछे जाएंगे, वो सब विज्ञान वृक्ष आपको प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, रिकॉर्डेड फॉर्म में। साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका वीडियो, आप जो क्या करते हैं, बुक्स खरीदते हैं उनको पढ़ने के लिए, तो बुक्स में आप बोर हो जाते हैं, हो सकता है कई टाइम ऐसा होता है कि आप याद भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप लेक्चर देखते हैं तो वो ज्यादा समझ में आते हैं, वो ज्यादा देर तक याद होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फुल रिकॉर्डेड कंटेंट दिया जाता है आपके इसी सेमेस्टर वाले कोर्स के साथ में, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। आप इसको परचेज करेंगे तो साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। और आप में से जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो उनके लिए विज्ञान वृक्ष लाया है सीयूईटी पीजी, हायर एजुकेशन को अच्छी जगह से करने के लिए, अपनी मास्टर्स को यूनिवर्सिटी, जैसे कोई भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती वहां से करने के लिए एग्जाम देना पड़ता है सीयूईटी के लिए, तो विज्ञान वृक्ष ने एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना के रखा है आपके लिए। साथ ही साथ उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी, जो सीयूईटी अगर आप क्रैक करेंगे तो आपको एमएससी करने का मौका मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है, आप सबको पता है। साथ ही साथ कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं, उससे भी अच्छी जगह से आप करना चाहते हैं तो आप करिए एमएससी आईआईटी से, जिसकी एक अलग वैल्यू होती है, एक अलग पहचान होती है। आप में से बहुत लोगों का सपना भी होगा आईआईटी में इनरोल होने के लिए, तो आप इनरोल कर सकते हैं अपने आप को विज्ञान वृक्ष पे आईआईटी जैम कोर्स में, जहां मिलता है आपको फुल रिकॉर्डेड कंटेंट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, किसी भी ईयर में हैं, तो उनके लिए तो ये कोई काम के नहीं है, उनके लिए तो वो सारा हो चुका है। लेकिन वो अब क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को विज्ञान वृक्ष के साथ मेंटेन कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री फील्ड के एग्जाम्स में। आईआईटी गेट के थ्रू अगर आप जाते हैं, आप क्रैक करते हैं अच्छी रैंक से, तो आपको गवर्नमेंट जॉब जो है मिलती है बिल्कुल इजीली, और सिर्फ इंटरव्यू के बिहाफ पे। हाँ, सुनने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आईआईटी में, अगर आईआईटी गेट में आप अच्छी रैंक लाते हैं, इतनी आसानी से नहीं आती, आपको मेहनत करनी पड़ती। बट अगर आपने कंटिन्यूअस मेहनत की, जैसे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, विज्ञान वृक्ष आपकी बहुत मदद करेगा। जहां पे आपको सपोर्ट की जरूरत होगी फुल सपोर्ट होगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिलेंगी, डीपीपी वगैरह भी मिलेंगी, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो डीआरडीओ, बार्क और ओएनजीसी जगहों पे, इसरो जैसी जगहों पर आपको डायरेक्टली मौका मिलता है जॉब के लिए, और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे। साथ ही साथ अगर आप कहीं से पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो जॉब नहीं मिल सकती, तो आप पीएचडी कर सकते हैं किसी भी आईआईटी से।
CSIR नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो CSIR नेट के थ्रू आप इंडिया के किसी भी कॉलेज या डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे लग सकते हैं। साथ ही साथ में अगर उस टाइम के बीच में अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी PhD कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट या IIT से। JRF के भी थ्रू होता है, जिसमें मिलता है आपको कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर तक फेलोशिप, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल सपोर्ट करती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। चलिए, आप लोगों को जिनको भी जो भी इसमें से समझ में आया हो और आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हो, मतलब अगर आप UG में हैं तो आपके लिए अभी ये CUET और IIT JAM इज बेस्ट। बट अगर आप मास्टर्स में हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके लिए IIT गेट और CSIR नेट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। हम लोगों ने 2 पॉइंट देखे कि मेटल की ब्रेकिंग कैसे होगी, क्लीवेज उसकी वजह से कैसे बनेगा, और मेटल और उसकी स्टेबिलिटी, दोनों एक ही पॉइंट है। यहां पे देखिएगा, ये जो दोनों पॉइंट है नियरली एक है कि फॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्टिव स्पीसीज। भाई रिएक्टिव स्पीसीज तभी बनेगी जब हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा। वही चीज यहां पे लिख दिया कि क्लीवेज ऑफ ए क्लीवेज प्रोडक्ट फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहां पे ब्रेकिंग जो हो रही है, ब्रेकिंग होगी क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तभी ब्रेकिंग होगी किसी भी चीज की। यहां पे अगर टूट रहा है कुछ, इसकी इधर रिक्वायरमेंट है तभी वहां पे मूव करेगा, नहीं तो ऐसे कि आपको स्कूल, आप सिंपल सी चीज ऐसे जानिए कि अगर आपके सारे कॉलेज के टीचर आपके घर पे पढ़ाने आ जाएं, आपके बेडरूम में पढ़ाने आ जाएं, तो आप क्या कॉलेज जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। सिमिलरली अगर टीचर्स को बच्चे उनको घर पे मिल जाएं, तो क्या वो कॉलेज या डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आएंगे? वो भी नहीं आएंगे। सिमिलरली बॉन्ड तभी टूटना पसंद करेगा जब बनने वाली स्पीसीज कैसी हो, स्टेबल हो, या कुछ बनना चाह रहा हो, किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, तभी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो दोनों पॉइंट सेम थे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट है हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम एल्काइल टू मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। पूरी आगे की केमिस्ट्री में, आप MSc में भी जाएंगे वहां पे भी ये भर भर के आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। मैं ज्यादातर खाली आपको अंडरलाइन कराता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट जिसमें लिखा दूं, तो आप ये समझ लीजिए, मतलब ये तो अलग ही लेवल का है। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन का जो मेथड होता है वही ये है, इसी को पढ़ेंगे। अभी तो आपके लिए बहुत छोटा सा है, अभी आगे चल के मूव करके बड़ा वे आएगा, वहां पे भी मैं अच्छे से समझाऊंगा कैसे कैसे वहां पे वो होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम एल्काइल टू मेटल, मतलब मेटल है, मेटल के साथ में एल्काइल है, M है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कोई भी ग्रुप लगा है, इसके ऊपर R ग्रुप होगा। तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप लगता है, वो कैसे यहाँ से हाइड्रोजन इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, वो हमको पढ़ना है। उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी इफेक्ट करती है। कैसे? इसी में लिखा है, देख लीजिए। एल्काइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विद हायर एल्काइल ग्रुप्स आर जनरली अनस्टेबल। क्यों जनरली अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि वहां बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाता है कुछ इस टाइप में। इन केस दीज कंटेन्स हाइड्रोजन एट द बीटा पोजीशन, बीटा कार्बन, बीटा पोजीशन जो है मेटल से डायरेक्टली लिंक पोजीशन अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा, उसके नेक्स्ट गामा, उसके नेक्स्ट डेल्टा, एंड सो ऑन चलता जाता है। तो जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है? आप कहेंगे सर अल्फा पे क्यों नहीं? उसका भी रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि जो बीटा है, बीटा वाला हाइड्रोजन क्या होता है, ट्रांसफर कर जाता है मेटल पे, और जैसे ही मेटल पे ट्रांसफर करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। देखिए मैं फिर से यहां पे बना देता हूं, ये जो है यहां पे आएगा, और जैसे ही ये इधर आएगा तो ये जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, इसमें से ये मूव कर जाएगा इसके पास। अब देखिए यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जा रही है तो निगेटिव चार्ज, यहां से हाइड्रोजन जा रहा है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, तो क्या होगा? इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहां से ये जा रहा है H- की फॉर्म में, क्योंकि हाइड्राइड जा रहा है, वर्ड में क्या है? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड होता है H-, ठीक है, और प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव। यहां पे प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? H पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा हाइड्राइड जो होता है, तो H- गया है तो यहां प्लस छोड़ गया। अब ये यहां से जा रहा है निगेटिव, तो इधर चला गया तो यहां पॉजिटिव, तो निगेटिव चला गया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव यहां पे बॉन्ड बनेगा MH बॉन्ड, और इसके बीच में एल्कीन बन जाएगी। ये समझ में आ गया होगा शायद से आपको। चलिए ये रहा, इसको ऐसे ही पढ़ा रन देते हैं, नहीं तो रेज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या है
कि बीटा एल्काइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन एट द बीटा कार्बन पे जो हमारा हाइड्रोजन जो है बीटा कार्बन पे जो प्रेजेंट होगा, प्रोवाइड एन एडिशन पाथवे फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल एल्काइल। वो मेटल एल्काइन या मेटल कार्बाइन, या मेटल कार्बाइन नहीं बोलेंगे, मेटल एल्काइल या कोई भी ऑर्गेनिक मेटल के साथ जुड़ा है, वो एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है उसको ब्रेक करने में। याद रखिएगा, इस लेक्चर में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब ये पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टूटेगा। अभी तक सारे पढ़ रहे थे कैसे बनेगा, अब यहां पे पढ़ रहे हैं कैसे टूटेगा, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। उसमें से थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है द ब्रेकिंग द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये कुछ ऐसे होता है, और यहां पे क्या है, कैसे ब्रेकिंग हो रही मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम आगे मूव करते हैं इसी में ही। इन दिस केस द बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप, जो हमारा एल्काइल मेटल होता है, मेटल के साथ CH3 है, तो CH3 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बीटा कार्बन ही नहीं है, MCH3 है, MCH3 है, तो इसमें यहां तो ये अल्फा तो हो गया, बीटा कार्बन ही नहीं है, बीटा कार्बन ही नहीं, तो यहां तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा नहीं, या बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा ही नहीं। एल्काइल मिथाइल को छोड़ के कोई भी इथाइल होगी तो उसमें बीटा होगा, तो उसमें हो जाएगी। This reaction occur because the metal atom and the beta carbon positioning themselves in such a way that lead to a elimination of beta hydrogen। क्या कह रहा है, बीटा हाइड्रोजन ही क्यों निकलता है? क्योंकि जब हम मेटल से डायरेक्टली लिंकिंग की बात करते हैं कार्बन की, यहां पे जो हाइड्रोजन है ये नहीं जाता, इसकी वैकेंसी यहां होती है, ये ऐसे, यहां पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। तो जब ये वाला हाइड्रोजन है तो ये तो नहीं ट्रांसफर हो पाता है, लेकिन जो बीटा वाला है सिग्मा बॉन्ड होता, उसका जो हाइड्रोजन है ना, ये इसके सामने पड़ जाता है बिल्कुल, और इस पोजीशन को कहते हैं सिन पोजीशन। क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, यहां पे बोलते हैं सिन पोजीशन। सिन पोजीशन, सिन पोजीशन में जब होंगे मतलब सेम साइड होंगे, पोजीशन बिल्कुल सेम जगह पे होगी, तभी वहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। यही है, कुछ नहीं है। ये वाला ग्रुप ये ऐसे टिल्ट किया है, मतलब यहां पे ये वाला ग्रुप मैंने यहां पे था, इसको ऊपर टिल्ट किया है, ये दिखाने के लिए कैसे अलाइनमेंट होती है। यहां इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हो रही है। इसी को कहते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। यहां से हाइड्रोजन गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो M, ये वाला बॉन्ड इधर से टूट गया, इधर MH हो गया, और ये इधर से टूट गया, ये एल्कीन निकल गई। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन प्रोवाइड एन लो एनर्जी पाथवे। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट सर कह रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका रीजन है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन प्रोवाइड लो एनर्जी पाथवे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा ये भी। यहां से क्यों हम कहते हैं कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फेवर करता है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों स्टेबिलिटी को गवर्न करता है? रीजन ये है कि लो एनर्जी पाथवे है। किसी भी रिएक्शन होने के पाथ होने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसा पढ़ा होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम टाइप का, यहां पे मैं बना देता हूं, शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। एक रिएक्शन ऐसे जाए और एक रिएक्शन ऐसे जाए, तो देखिए इसमें एनर्जी कितनी कम लग रही है और इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, तो कौन सी आसानी से होगी? जहां पे एनर्जी कम है, और यहां पे तो एनर्जी, यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का जो एक्सपेरिमेंटल देखा गया, उसकी बहुत लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, या लो एनर्जी पाथवे होता फॉर द ऑर्गेनिक ग्रुप। ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा है? जो मेटल के साथ CH3, CH2, CH3 ऐसे टाइप के लगे हैं, टू बी एलिमिनेटेड। जो एल्काइल ग्रुप है, जैसे यहां पे मान लीजिए ये है, ये ग्रुप एलिमिनेट होगा। कैसे होगा? एज ओलेफिन। ओलेफिन का होता है एल्कीन होती है, विद फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड, क्योंकि बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन कहां मूव कर गया है? मेटल के ऊपर, और एल्कीन हमारी निकल गई है। उसी को यहां पे एक्सप्लेन किया है, ये रहा, पीछे मैंने दिखाया था कैसे हाइड्रोजन गया, एल्कीन इधर, ओलेफिन निकल गई, और मेटल हाइड्राइड यहां पे आ गया है आपके सामने। तो ये था हमारा ये वाला, और इसके साथ में तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जिनके पास बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा वो हमारे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल होंगे। जितनी कहानी पढ़ रहे थे ये सब सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ रहे थे कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे स्टेबलाइज होंगे, कैसे अनस्टेबल होंगे, कैसे ब्रेकिंग होती, वगैरह वगैरह।
अब हम पढ़े हैं कि absent होगा जहां पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, तो क्या होगा, हमारा कंपाउंड नहीं ब्रेक होगा, ओलेफिन एल्कीन निकलेगी नहीं और एल्काइल एज सच बना रहेगा। मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये कंपाउंड है, ये एज सच बना रहेगा, ये इधर नहीं टूटेगा। तो बीटा हाइड्रोजन होगा नहीं तो ये रिएक्शन ही नहीं प्रोसीड होगी। सिमिलरली उसके कुछ एग्जांपल हैं जहां पे हमारे बीटा हाइड्रोजन नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये MCH3 वाला जो कि हम हर जगह देखते हैं। इसमें बीटा पोजीशन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा पोजीशन है। साथ ही साथ में इसमें क्या है, अल्फा है, इसमें बीटा है। अब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन थोड़ी है, CH3 थोड़ी मूव करता है, मूव क्या करता है, हाइड्राइड मूव करता है, हाइड्रोजन मूव करता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा है और यहाँ बीटा है। इस कार्बन पे क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड किधर भी एक मान लीजिए, मतलब सेकंड बीटा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, तो वहां पर हमारा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन एब्सेंट होगा। और एब्सेंट होगा तो हमारा OMC कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा, ओलेफिन और मेटल हाइड्राइड, और ब्रेक नहीं होगा तो कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। शायद ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, ये तो जितने पढ़े ये क्या है कि हम OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को कैसे टूटेंगे, किन किन की वजह से टूटेंगे ये। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब एक था टूटेंगे किन की वजह से, अब पढ़ेंगे नहीं टूटेंगे, और दूसरी बात है किन की वजह से ये स्टेबल होंगे, मतलब जिनकी वजह से नहीं टूटेंगे। एक लेक्चर में पढ़ा है कि जिनसे हमने कैसे तोड़ा जा सकता है, दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट ही लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जिनकी वजह से कंपाउंड हमारा नहीं टूटेगा, वो पढ़ेंगे। तो विज्ञान वृक्ष के साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।